नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं आपका दोस्त और होस्ट तरुण आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशली करंट सफारी, जिसमें हम चर्चा करेंगे पिछले सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रम के बारे में, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं। पूरे महीने भर का जो करंट अफेयर्स रहेगा उस पर बेस्ड अपन एक वीडियो लेकर आने वाले हैं, और कोशिश करूंगा कि वीडियो लाइव रहे, ठीक है, जिससे ज्यादा से ज्यादा आप स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व हो सके और सारी महीने भर का जो करंट अफेयर्स रहेगा उसके क्वेश्चन हम वहां पे करने वाले हैं। ठीक, तो आज चलिए शुरुआत करते हैं। आज जो रहने वाला है 26 अप्रैल से लेके 2 मई, ठीक है, यानी इस वीक के अंतर्गत जितने भी आपके इंपॉर्टेंट घटनाक्रम हुए हैं, इंपॉर्टेंट डेज, सेलिब्रेशंस एंड ऑल, वो सारा चीज अपन वन बाय वन कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों से। पहला जो खबर रहने वाला है वो रहने वाला है असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में जो भूकंप आया है हाल ही में, उसके बारे में हम देखेंगे। भूकंप का जनरेशन कैसे होता है, क्या इनके रीजन होता है, रिक्टर स्केल क्या होता है, कौन कौन से इंडिया में जोन पाए जाते हैं, वो सारा चीज हम कवर करेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। सेकंड हमारा जो न्यूज रहने वाला है, जो गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी यानी नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन दिल्ली का जो एक्ट अभी हाल ही में जो पारित हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने पर्सनल मुझे मैसेज किया था कि सर इस मुद्दे पर एक आध शॉर्ट से वीडियो लेके आइए, तो शॉर्ट्स नहीं, आपको पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूं, बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। उसमें मैं पूरा एक एक चीज क्लियर करूंगा कि क्या था 69 अमेंडमेंट, क्यों इस चीज को लाया गया है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या रोल रहने वाला है, वो सारा चीज हम देखेंगे। तीसरा जो न्यूज रहने वाला है, भगवान महावीर की जो जयंती मनाई गई इंडिया में, ठीक है, देखेंगे कि कौन थे, इनके थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाएंगे, थोड़ा बहुत इनकी फिलॉसफी की चर्चा करेंगे, क्या था अनेकांतवाद, है ना, क्यों इसको इतना बढ़ावा मिला एंड ऑल, वो सारा चीज अपन चर्चा करेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। चौथा हमारा जो न्यूज रहने वाला है, भारत और जापान की जो पीएम के बीच जो बैठक हुई, वार्ता हुई, जिसमें स्पेशली कोविड-19 टेक्नोलॉजी और स्पेशली जो क्वाड को लेकर जो चर्चा की गई थी, है ना, ये क्वाड क्या चीज है, किन किन देशों का ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारा चीज कवर करेंगे हम इस स्लाइड के अंतर्गत। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट न्यूज रहने वाला है वो हमने हाल ही में जो सेलिब्रेट किया, राष्ट्रीय पंचायती दिवस, कौन सा अमेंडमेंट था जिसके अंतर्गत इसको लाया गया, है ना, क्या थी, कौन सी कमेटी थी, बलवंत राय मेहता कमेटी क्या था, वो सारा चीज वन बाय वन हम देखेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज रहने वाला है वो न्यूज रहने वाला है उड़ीसा के जो समुद्री तट है ना, वहां पर ब्लू फ्लैग मिशन यानी जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है जिसका विरोध वहां के जो मछुआरे हैं, जो है ना फिशर्समैन है, वो कर रहे हैं। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे रिलेटेड है, किनको दिया जाता है, इंडिया में टोटल कितने कोस्ट हैं या कितने तट हैं जिनको ये सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, वो सारा चीज हम कवर करेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज रहने वाला है, जीरोइंग ऑन मलेरिया एलिमिनेशन के नाम से एक रिपोर्ट जारी किया गया है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। क्या होता है ये रिपोर्ट, ठीक है, क्या होता है मलेरिया, इसके कारण क्या होते हैं, कौन सी जो मच्छर है ना, कौन सी जो मॉस्किटो है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो सारा चीज कवर करेंगे इस न्यूज के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज रहने वाला है, नासा और स्पेस एक्स, है ना, स्पेस एक्स पता होगा, एलन मस्क उसका जो कंपनी है, तो उन दोनों के संयुक्त मिशन के संयुक्त ज्वाइंट वेंचर के रूप में एक मिशन जारी किया गया जिसको बोला गया है क्रू मिशन। क्या है क्रू मिशन, कितने लोगों को भेजा गया है, क्या होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, वो सारा चीज हम देखेंगे इस स्लाइड के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज रहने वाला है, लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट चेंज, या वर्चुअल तरीके से ये जो क्या बोलते हैं समिट है जो किया गया है ना, आगे जो होने वाला है नेक्स्ट आपका जो COP है ना, यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो सम्मेलन होने वाला है, कहां होने वाला है, वो सारा चीज चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है, शॉर्ट में उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, उसके बाद जो हम देखेंगे नेक्स्ट, जैसे कि हर बार देखते हैं जो इंपॉर्टेंट डेज हो गए, ओके, आपके क्या बोलते हैं अपॉइंटमेंट्स हो गए, है ना, स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो फेमस है ना पर्सनालिटी हैं, अगर जिनका निधन हुआ है उनके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर कुछ रिपोर्ट जारी की गई, वो सारा चीज अपन कवर करने वाले हैं इसके बाद। ठीक है, चलिए, अरे ये कौन आ गया, अच्छा ये बोल रहे हैं कि अभी रुकिए और आगे आने वाला है, तो क्या क्या देखते हैं अपन यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं यहाँ पर, है ना, ये सारे चीज अपन वन बाय वन कवर करने वाले हैं। लास्ट मुझे कुछ स्टूडेंट ने कहा था कि सर अपन केवल 8-10 क्या बोलते हैं करंट अफेयर्स बस लेके आते हैं, तो भाई ऐसा नहीं है, आप लास्ट तक देखिए, ये सारा चीज वन बाय वन में पूरा कवर कराने वाला हूँ। क्या होता है जो डिटेल्स रहता है वो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है, मतलब जब तक चीजों को आप डिटेल में ना करें, है ना, तब तक मजा नहीं आता। वन लाइनर करंट अफेयर तो है ही, बट उसके अलावा मैं डिटेल में भी सारा चीज कराने वाला हूं, तो ये अगर जिनको वन लाइनर चाहिए तो उनके लिए भी ये वन लाइनर की सुविधा दे दी गई है। ठीक है,
तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा मेन न्यूज है ना, आज का जो पहला न्यूज है, ठीक है। सबसे पहला जो न्यूज है वो है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नहीं असम के, है ना, असम वाला जो क्षेत्र था वहां पर 6.4 तीव्रता के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, ठीक है। ये जो रहता है भूकंप जो होता है, अर्थक्वेक, है ना, ये किसके अंतर्गत आता है? प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर, ठीक है। तो भारत में एक सेंटर है जिसका नाम है नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, और इसके अकॉर्डिंग जो हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट था, ठीक है, क्या था? हिमालयन जो फ्रंटल थ्रस्ट था, यहां पर एक जगह जिसका नाम है कॉपली फॉल्ट, या फिर एक जोन है जिसको बोलते हैं कॉपली फॉल्ट जोन, वो इसका कारण माना जा रहा है। देखो जियोग्राफी का जो चैप्टर था उसमें मैंने ऑलरेडी दो तीन चीजें आपको बता रखा था, जैसे कि आपका इधर सबसे ऊपर रहता है ट्रांस हिमालय, फिर था आपका ये महान हिमालय, है ना, फिर लेजर और शिवालिक, ठीक है। तो दो तीन चीजें अपन पढ़ते थे, जैसे कि एमबीटी हो गया, है ना, मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो गया, ठीक है, मेन फ्रंटल थ्रस्ट हो गया। ये सारा चीज मैं ऑलरेडी वहां पे कवर करा चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाके देखिए, वहां से ये चीज क्लियर होगा कि मैं क्या बताने वाला हूं। तो वो जो सिस्मोलॉजी सेंटर है उनका मानना है कि हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट में, ठीक है, उनके पास जो कॉपली फॉल्ट जोन था, है ना, वो इस भूकंप का कारण माना जा रहा है, मतलब इस झटके का कारण माना जा रहा है। साथ ही साथ देखना कि ये जो जोन है, कौन सा जोन है? जोन 5 में आता है ना। टोटल अपन इंडिया को अलग अलग जोन में डिवाइड कर रखे हैं, जिसमें से जोन 5 में आता है। एक और चीज मैंने बताया था कि जो प्लेटों का मोशंस होता है ना, दो तीन टाइप का मोशन रहता है, जैसे कि क्या होगी आगे वाले स्लाइड में मैं दिखाऊंगा और डिटेल में। प्लेटें आपस में क्या होती है? टकराती हैं। तो नीचे वाला जो प्लेट था वो था हमारा इंडियन प्लेट, ऊपर वाला जो प्लेट था उसको बोला गया था यूरेशियन प्लेट। और ये जो जोन है कहां पर है? उन दोनों जोन का जो टकराव क्षेत्र है, मतलब नीचे वाला आपका इंडियन हो गया, ऊपर वाला यूरेशियन, दोनों का जो टकराव, जो जहां पे टकराता है ना, वहां पर स्थित है। और इसीलिए बार बार क्या आता है? इन क्षेत्रों में भूकंप आता है, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये था आपका, देखो, नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, है ना, आप वेबसाइट में जाके चाहो तो डिटेल में देख सकते हो। ये पूरा बताता है कि कहां पे अर्थक्वेक कैसे आता है एंड ऑल, वो सारा चीजें, ठीक है। तो अगर हम बात करें, है ना, धरती की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब जो अंदर, इसका अंदर वाला जो भाग है, ठीक है, सबसे अंदर क्या रहता है? ये जो रहता है ये आपका इनर कोर हो गया, ठीक है। ये वाला दिख रहा है ये आपका आउटर कोर हो गया, है ना। ये जो दिख रहा है इसको बोला जाता है मेंटल बोला जाता है, ठीक। और ये ऊपर वाला जो लेयर इसको क्रस्ट बोला जाता है, जिसको बाद में फिर अपन भूपर्पट या फिर लिथोस्फीयर बोल देते हैं, ठीक। अगर इसको मैं इस फॉर्म में देखूं तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। यहीं पर क्या होता है? ये वाला जो रेंज रहता है यहाँ पर, है ना, इन दोनों के बीच वाला प्लेट्स रहता है। प्लेट मतलब वो खाने वाला प्लेट नहीं है, प्लेट बहुत बड़ी बड़ी प्लेटें रहती हैं, जिसको महाद्वीपीय प्लेटें बोला जाता है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स बोला जाता है। ये क्या करता है? ये जो प्लेट रहता है आपस में क्या करेगा? टकराएगा। क्लियर है? इस टाइप से इसका क्या होता है? मोशन होता है। थोड़ा सा देख लेंगे ये, ठीक है। ये प्लेटें क्या होती है? ऐसे टकराती। तो सीधी सी बात है, जब प्लेटें टकराएंगी, है ना, तो आसपास की जो चीजें रहती है उसमें क्या होगा भाई? उसमें सीधी सी बात है, उसमें मोशन होगा, कहीं ना कहीं क्या होता है? कंपन होता है, ठीक है। इसको भी आप देख सकते हैं एक बार। ये जो मोशंस दिख रहा है ना, ये है आपका नीचे इंडियन प्लेट, और ऊपर वाला जो दिख रहा है वो है आपका यूरेशियन प्लेट। जब दोनों टकराता है, ठीक है, दोनों दो को टकराया, टकराने के बाद फिर किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ये हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। तो जो HFT करके जो था, या फिर मेन फ्रंटल जो थ्रस्ट था, वो यही था। क्लियर है? और इसी के कारण ही यही जो जगह था, जिसको किसमें गिना गया था या किसमें शामिल किया गया था? जोन 5 में शामिल किया गया था। और वही जो क्षेत्र था जो रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए? असम के क्षेत्र में आने वाले भूकंप के लिए। जोन 5 की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो रेंज है, ये देख सकते हैं आप, ये आपका गुजरात वाला रेंज है ना। कच्छ में भी भूकंप आया था एक टाइम पे, याद करिए, ठीक है, 2000 के आसपास। ये आपका लगभग, है ना, जम्मू कश्मीर और हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा नॉर्थ बिहार वाला, और ये लगभग आपका पूरा नॉर्थ ईस्ट, यही वो जो रेंज है ना, फ्रंटल थ्रस्ट, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट वाला रेंज है, जिसको जोन 5 में शामिल किया जाता है। और यहाँ पर लगभग हर साल या 2-3 साल में लगातार भूकंप आते ही रहते हैं, ठीक है। भूकंप की जो समस्या है वहां पर लगातार बनी रहती है। ओके, ये जो रहता है ये आपका रिक्टर स्केल है ना, जैसे कि अभी मैंने क्या बताया था, 6.4, ठीक है, 6.4 समथिंग। क्लियर? तो ये अंदाजा लगाया जाता है कि कितने कितने जो स्केल के जो पॉइंट्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग कितना कितना नुकसान हो सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं 2 या 3 ऐसा आता है तो नॉर्मल एक कंपन हल्का सा महसूस होता है, जैसे किसी ने झटका दिया, किसी ने धक्का दिया डॉल करके, ठीक है। 3-4 तक माना जाता है कि ठीक है, एवरेज है, सह लिया जाएगा करके। बट जैसे ही 4-5 से जब ऊपर होता है, वॉल क्रैक्स हो जाते हैं, है ना, फर्नीचर मूव्स करने लगते हैं। 6 होने तो बिल्डिंग भी कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि वहां भी कुछ बिल्डिंग गिरे हुए हैं। यहां से जब ऊपर होता है बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाला है। मतलब अगर 7 से ऊपर हो गया और अगर भी 9 आ गया तो फिर तो भगवान ही मालिक है, फिर तो कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा क्या होता है? डेंजरस होता है।
साथ ही चर्चा करेंगे शॉर्ट में सुनामी की। तो सुनामी क्या होता है? ये जो भूकंप रहते हैं वो समुद्र में आते हैं, है ना। मतलब देखो जो लैंड पार्ट में है तो नॉर्मल अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, बट जो समुद्रों में जब आते हैं, समुद्रों में भी क्या होता है भाई, सीधी सी बात है ना, वहां भी तो प्लेटें हैं, मूव करेंगी। तो जो समुद्रों में भूकंप आता है उनको किस नाम से जाना जाता है? सुनामी के नाम से। ठीक है, चलिए सेकंड जो न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभी हाल ही में एक एक्ट पारित हुआ है, ठीक है, एनसीटी, ठीक है, जो है नेशनल कैपिटल टेरिटरी रीजन दिल्ली के लिए। ओके, क्या है इसके बारे में थोड़ा सा अपन चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं, कोई भी जो बिल रहता है ना, जब संसद में जब जाता है तो जो दोनों हाउसेस रहते हैं, दोनों जो सदन रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं आपके? लोकसभा एंड राज्यसभा। दोनों से क्या होगा? इंडिविजुअली क्या होगा? पहले वहां से पास होगा, उसके बाद जाते हैं प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, हस्ताक्षर करेंगे, अपना साइन करेंगे, देन वो क्या बन जाता है? एक्ट बन जाता है। तो ये बहुत है ना, पिछले 2-3 महीने से लगातार न्यूज में था, ठीक है। केजरीवाल जी सीएम जो है दिल्ली के, वो लगातार इस चीज का अपोज कर रहे थे। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि अभी जो एक्ट पारित हुआ है, ठीक है, वो उसके मेन क्लॉज का मतलब क्या क्या चीजें उसमें। तो 1991 में जो क्या बोलते हैं अधिनियम था, है ना, 1991 में जो पारित हुआ था 69 अमेंडमेंट के तहत, उसमें की जो चार आपके सेक्शंस हैं, है ना, चार धारा हैं, 21, 24, 33 और 44 में संशोधन किया गया है। और साथ ही ये बोला गया है कि अब जो दिल्ली की गवर्नमेंट है या फिर जो दिल्ली सरकार है ना, वो सीधा सीधा कौन रहेगा? एलजी, यानी आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर। एलजी मतलब वो फ्रिज वाला एलजी नहीं है ना, एलजी बोले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर अभी तक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पहले भी था, लेकिन अब इसका क्या आशय, मतलब अब आने के बाद क्या हो जा रहा है? तो हो क्या रहा है कि अभी जो उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसको विवेकाधीन अधिकार दे दिए गए है ना। विवेकाधीन मतलब ये क्या होता है आपका? डिस्क्रिशनरी पावर इनको दे दिया गया है। इसमें क्या होगा कि अभी तक इसके पहले क्या होता था, जैसे कि गवर्नमेंट है, मैं थोड़ा सा इसमें शॉर्ट में समझाना चाहता हूं। देखिए आप भी किसी अगर स्टेट से बिलोंग करते हैं, कोई भी स्टेट, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल एंड ऑल व्हाटएवर, आज बंगाल इलेक्शन का भी रिजल्ट आ गया है, ठीक है। तो ये क्या है, कोई भी स्टेट से जब आप बिलोंग करते हैं तो वहां पे क्या होता है? सीएम होता है, ठीक, और वहां पे एक गवर्नर होता है, याद रखना, ठीक है। मैं इंडिपेंडेंट स्टेट्स की बात कर रहा हूं, यूनियन टेरिटरीज की नहीं कर रहा हूं। जितने भी स्वतंत्र राज्य हैं, इंडिपेंडेंट राज्य हैं, वहां पे सीएम होता है और एक गवर्नर होता है। गवर्नर कौन होता है? ये अपॉइंटेड व्यक्ति होता है, याद रखना, ये अपॉइंटेड, इसको कोई इलेक्ट नहीं करता, ठीक है। प्रेसिडेंट क्या करता है? उसको नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है। सीएम कौन होता है? ये इलेक्टेड होता है। इलेक्टेड मतलब जिसको आप मैं चुनते हैं, जनता मिलके चुनती है, वैसे बोलने का है, बट वो आपस में मिलके भाई जिसकी मेजोरिटी है ना, उनका सीएम बनता है। दिल्ली के केस में भी ये दोनों चीजें सेम होती है, थोड़ा सा बस डिफरेंस है, थोड़ा सा समझना आराम से, इसको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा आपका। ये मैंने नॉर्मल स्टेट का बताया, ठीक है, इधर मैं आपको दिल्ली का बता रहा हूं। दिल्ली में भी क्या होता है? एक सीएम होता है, गवर्नर नहीं होता, यहां पे क्या होता है? एलजी होता है, ठीक है। अगेन एलजी किसका जो रिप्रेजेंटेटिव रहता है, याद रखना, गवर्नर बोलो चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलो, है ना, ये क्या करता है? दोनों के बीच, राज्य और केंद्र यानी सेंटर और स्टेट के बीच कड़ी का कार्य करता है। कड़ी मतलब दोनों के बीच जो जोड़ता है, ठीक है। यहां पे हम ले लेते हैं, यहां पे, ठीक है, ये है हमारा सेंटर, ये हमारा सेंटर, ठीक है, ये आपका यूटी हो गया और ये आपका नॉर्मल स्टेट हो गया। यहां पे क्या था? लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली में। जितने भी जैसे आप देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर हो गया, लद्दाख हो गया, वहां भी आपको एलजी मिलेंगे, ठीक है, वो बाद में बात करेंगे क्या है कैसा करके। तो ये एलजी है इधर, यहाँ पे कौन है? गवर्नर है। यहां पर भी सीएम है, यहां पर भी सीएम है, यहां पर भी सीएम क्या हुआ है? इलेक्ट हुआ है, मतलब जनता द्वारा डायरेक्ट क्या किया गया है? चुना गया है। यहां पर भी सीएम क्या किया गया? डायरेक्ट जनता द्वारा चुना गया है। अभी तक क्या हो रहा था? सीएम कुछ काम किया है ना, व्हाटएवर जो भी काम किया, उसने अपना है ना कार्य वगैरह, भाई ऐसा ऐसा मैंने किया, ये मैंने है ना फलाना नीति बनाया, फलाना प्रोजेक्ट, जो भी व्हाटएवर बनाया, और बोल देता था कि किसको? एलजी को, ये चीजें हैं, अब आप जाके इसको देख लो और साइन कर दो डॉल करके। एक चीज और याद रखना, चाहे मैं नॉर्मल स्टेट की बात करूं चाहे दिल्ली की बात करूं, कोई भी कार्य क्या माना जाता है कि वहां के, जैसे अगर स्टेट की बात करें तो गवर्नर के नाम से, और अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो एलजी के नाम से हुआ है, ऐसा माना जाता है। देखो बहुत सारी चीजें संविधान में लिखी गई है, बट एक्चुअल जो पावर रहता है वो यहां पे रहता है। तो अभी तक क्या हो रहा था, जो केजरीवाल थे, जो भी अन्य सीएम रहे होंगे दिल्ली में, वो क्या करते थे? अपना रूल्स बनाते थे या अपना जो भी एक नीति फॉलो करते थे, ठीक है, एक प्रोजेक्ट बनाते थे, जो भी जैसा भी रहता था, ठीक है, एक्ट करते थे, वो किनको देते थे? रिपोर्ट एलजी को देते थे। एलजी को लगता था कि हाँ ठीक है, ओके, जो भी जैसे साइन करने के बाद वो वहां पे रूल बन जाता था, जो भी होता था। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि दो जो पावर्स बोलते हैं ना, जब पावर टकराते हैं आपस में, उनको लगता है कि नहीं यार, ये जो क्या बोलते हैं एलजी है, दिल्ली का जो एलजी है, वो बोल रहा है कि नहीं,
कोई भी काम करोगे तो आप प्रॉपर मेरे को पहले बताओ, पूरा एक एक चीज मुझे बताओ, अगर मुझे पसंद आएगा तब मैं ओके करूंगा, अदरवाइज नहीं। केजरीवाल का कहना है कि नहीं यार, जो सीएम होता है, ठीक है, जनता डायरेक्ट चुनी है, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर, जैसे मैं एमएलए की बात करूं, अगर उस क्षेत्र का विकास करना है या उस एरिया से रिलेटेड अगर कुछ चीजें हैं तो वो एमएलए ही समझेगा उस चीज को। अगर मनीष सिसोदिया कुछ है ना, कुछ करना चाहता है, सपोज कि वहां पे स्कूल से रिफॉर्मेशन हो गया या फिर और कोई चीजें हो गई, वैसे भी देखो दिल्ली के पास तो पुलिस हो गया, लैंड फॉर्म हो गया एंड ऑल, ये सारी चीजें है ना, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा पावर तो है नहीं, तीन चीज तो है नहीं उनके पास, ठीक है। लाइक अन्य स्टेट, दूसरे स्टेट में जो पुलिस का जो रहता है, याद रखना एक चीज, किसी भी राज्य में यानी इंडिपेंडेंट राज्य में पुलिस जो रहता है वो राज्य का मामला होता है, बट दिल्ली के केस में नहीं होता। दिल्ली के केस में सीधा कहां चला जाता है, ये सेंटर में चला जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें उनको नहीं दी गई हैं ऑलरेडी, ठीक है, किसके तहत, उस 1991 एक्ट के तहत जो पहले आया था 69 अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये एलजी का बोलना है, लेफ्टिनेंट गवर्नर का बोलना है कि सारा चीज मेरे थ्रू होके जाना चाहिए। अब ये बोला जा रहा है कि बुलवाया जा रहा है, वो आप समझदार हैं, ठीक है। एलजी कौन होता है मैंने बता दिया, ये सेंटर का अधिपति होता है, यानी सेंटर द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है। दो चीज याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं, एलजी इज अपॉइंटेड एंड सीएम इज इलेक्टेड, है ना। तो सीधी सी बात है, लोकतंत्र वही होता है जहां पर इलेक्टेड लोगों का माना जाए। क्लियर हो रहा है, मतलब भाई अगर आपने 5 साल मेहनत करके, जो भी जैसा भी है, ठीक है, आपने मेहनत की है और आप बोलते हैं कि एक टाइम के बाद कि नहीं, जो सारा चीज है वो एलजी करेगा, मतलब अपॉइंटेड व्यक्ति करेगा, तो फिर इलेक्शन का क्या मतलब। फिर आप एक काम करिए, जो अन्य स्टेट है ना, मतलब जो दूसरे राज्य हैं, ठीक है, सॉरी दूसरे जो यूनियन टेरिटरीज हैं, जहां पर क्या होता है, डायरेक्ट सेंटर का शासन चलता है। जैसे अगर मैं बात करूं चंडीगढ़ की, है ना, मैं बात करूं लक्षद्वीप की, ठीक है, मैं बात करूं और भी जैसे कि दमन एंड दीव एंड ऑल, तो ये सारी चीज क्या हो रहा है, वहां पे सेंटर से क्या होता है, डायरेक्ट एक व्यक्ति रहता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर बोलते हैं हिंदी में प्रशासक। फिर आपका चुनाव करने का कोई खर्चा नहीं है, मतलब अगर जब सारी चीजें आपको पहले से करनी है तो फिर ये है ना, सीएम का रखना, फिर जनता द्वारा उसको चुनना एंड ऑल, तो उन सबकी क्या जरूरत है। तो सेम जो तर्क है वो यहाँ की राज्य सरकार जो केजरीवाल है उनका देना है कि भाई जब सारा चीज अगर खुद से करना है तो फिर हमको इसकी क्या जरूरत है। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पे अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं आगे, ठीक है, आगे की स्लाइड में देखने वाले हैं, ठीक है। पहले हम बताएंगे कि ये जो विधेयक है, ये जो आपका जो है ना एक्ट है, वो बोलता है कि उपराज्यपाल को, यानी आपके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इसको पूरा का पूरा अधिकार दे रहा है। पूरा का पूरा मतलब जब अगर वो बोलेगा हाँ तो हाँ, अगर बोलेगा नहीं तो नहीं। तो आलोचकों का मानना है कि ये जो सिस्टम है ये आपका फेडरलिज्म यानी संघवाद के खिलाफ है। संघवाद अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या होता है, ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है, यहां से आता है स्टेट, ठीक। तो स्टेट के जो जो पावर्स हैं वो उनके पास रहने चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो ये देखो, ये हो रहा डिसेंट्रलाइजेशन का थ्योरी, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सेंट्रलाइज होगा, मतलब सारा चीज आप खुद ही कर लिया, अकेले कर लिए। तो ऐसे करने का क्या मतलब, इनका तर्क है, इनका ये बोलना है, ठीक। अब इसको समझिए इस कार्टून की सहायता से, है ना। ये बंदा बोलता है कि भाई मैंने 70 में से 62 सीटें जीती है, तो फिर क्या मतलब ऐसे सीट का या फिर ऐसे सीट जीतने का, है ना। तो बोलता है भाई उससे अच्छा क्या करूं, मैं जॉब ही छोड़ देता हूं, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है मेरे को रहने से करके, ठीक। तो ये जो सारा का सारा चीज जो हो रहा है ना, वो किसके कारण हो रहा है कि पावर्स, मतलब दोनों के बीच जो है ना, सत्ता बोलते हैं ना, दोनों के बीच जो पावर जो टकरा रहा है उसके कारण ये जो स्थिति पैदा हो रही है। 1991 का जो एक्ट था, है ना, मतलब जो 69 अमेंडमेंट था, है ना, ये दिया हुआ है डिटेल में, इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ भी सकते हो, वेबसाइट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से लिया गया है, ठीक है। इसमें जो आर्टिकल 239 ए और 239 ए बी ये जोड़ा गया था, जिसमें दिल्ली को, वो पहले क्या था, यूनियन टेरिटरी था, है ना, केंद्र शासित प्रदेश था, ठीक है, और उसको क्या किया गया, एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बनाया गया, ठीक। और साथ ही साथ पहले वहां पे जो प्रशासक था, प्रशासक मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर था, उसको क्या बनाया गया, उपराज्यपाल बनाया गया। और सारा का सारा जो है ना चीज है वो यहीं से शुरू हुआ कि भाई जब आपने वहां पे ऑलरेडी दे रखा है, दे रखा इन द सेंस वहां पे ऑलरेडी आपने क्या बोलते हैं असेंबली दे रखी है, ठीक है, आपने उसको राज्य का दर्जा दे रखा है, तो फिर ये सारी चीजें क्यों आ रही है। हालांकि यहाँ पे एक चीज और है जो नोटिस करने वाली बात है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया गया। बार बार इसकी डिमांड की गई है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, तो शायद जो केंद्र है, सेंटर है, इसी को आधार मान के, है ना, इसी को आधार मान के कि हम आपको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दे रहे हैं, आपको हमारे अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा करके उन्होंने ये जो चीज है, मतलब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा, है ना, ये ऊपर रह जाएगा किसके, सीएम के। ये सिस्टम इन्होंने इजाद किया है
क्या सही है क्या गलत है आप कमेंट करके बताइए कि क्या ये होना चाहिए क्या फिर ये नहीं होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर जयंती की है ना, सॉरी महावीर स्वामी की जयंती मनाई गई 25 अप्रैल को। ठीक है, कौन है स्वामी महावीर वो हम देख लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, ठीक है, 540 बीसी है ना, 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पर हुआ था? ये वज्जी साम्राज्य के कुंडग्राम में। क्लियर। और इनके जो पिताजी था है ना, इनके जो फादर थे उनका नाम था सिद्धार्थ, और इनकी जो माता थी उनका नाम था त्रिशला, जो कि कौन सी कुल की थी? लिच्छवी कुल की थी। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार पूछ देता है आपको। देखो डिटेल्स तो ऐसा ज्यादा देगा नहीं, बट ये जो नॉर्मल्स रहते हैं है ना, ये सारा चीज पूछ देता है। इनके जो बचपन का नाम था ना, सभी का जैसे बचपन में नाम रहता है चिंटू पिंटू गोलू सोनू एंड ऑल करके, इनके जो बचपन का नाम था वो था वर्धमान। क्लियर है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो जैनिज्म वाले जो जैन समुदाय के लोग हैं, उनके जो ट्रेड्स हो गए या फिर दुकान हो गए, बहुत सारी चीजें उनका नाम वर्धमान रखते हैं, तो ये उन्हीं का बचपन का नाम था। ठीक है। सिद्धार्थ से एक चीज और याद रखना, सिद्धार्थ किनके बचपन का नाम था? ये गौतम बुद्ध। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। सिद्धार्थ जो था वो किनके बचपन का नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। और यहां पर सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम है। यहां पर इनके बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। और ये अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में देते थे? प्राकृत भाषा में। ठीक है, प्राकृत लैंग्वेज है वहां पे, जिसको अर्धमागधी भी बोला जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं है ना, सिंगल डे वन डे वाले एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। इसी को बोला जाता है प्राकृत या फिर अर्धमागधी भाषा। क्लियर है। चलिए, इनकी कुछ एक फिलॉसफी है वो उसको अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में, कौन कौन सी फिलॉसफी इन्होंने जो दी थी। ठीक है, जो बहुत फेमस है, बहुत जो बोला जाए कि अगर दर्शन की अगर हम बात करें तो अनेकांतवाद करके। ठीक है, अनेकांत नाम से स्पष्ट है, अनेकांत मतलब अनेक, बहुत सारे, मल्टीपल। एक छोटी सी स्टोरी इसमें जो है ना सुनाई जाती है, बताई जाती है अनेकांतवाद से रिलेटेड। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर देता हूं। एक व्यक्ति रहता है, बोलता है कि ये सही है वो गलत है, ये गलत है वो सही है, ये सही है वो सही है, ऑल मतलब झगड़ा करते रहता है। ठीक, तो बोलते हैं कि यार चलो ठीक है, मैं आपको एक टास्क देता हूं, आप जाओ। ठीक है, वो ये नहीं बताता कि हाथी के पास जाने के लिए बोलता है, बोलता है आप जाओ और मेरे को बता के आना, एक आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, स्ट्रक्चर इन द सेंस वो इसकी बात कर रहा है। ठीक है, और बताना कि वो कैसा महसूस होता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, आप आंख में पट्टी बांध के जाओगे। क्लियर। अब वो क्या करते हैं, 4-5 आदमी लोग को बुलाता है, वन बाई वन भेजता है सबको। एक व्यक्ति जो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ये हाथी की सूंड को पकड़ेगा। क्लियर। उसको लगता है ये क्या है, ये एक हाथी का सूंड जब पकड़ेगा तो उसको क्या लगेगा, जो बजाते हैं ना अपन एक शहनाई टाइप का, तो बोलता है, वापस जब आता है, यार वो तो शहनाई था करके। क्लियर। फिर एक व्यक्ति को बोलते हैं, जो बोलता है हाथी के कान को पकड़ता है। ठीक, हाथी के कान को पकड़ेगा तो बोलता है यार ये तो सूपा के जैसा है, सूपा जो रहता है ना, ठीक है, वो उसके जैसा है। फिर एक व्यक्ति जो रहता है, ये उसके पैर को पकड़ता है। ठीक है, पैर को, तो बोलता है ये तो पिलर के जैसा है, पिलर जो रहता है। फिर एक व्यक्ति है ना, ये जाता है कहां पे, पूंछ। ठीक, बोलता है उसके पूंछ को पकड़ता है, बोलता है ये तो रस्सी के जैसा है। ठीक, एक व्यक्ति इधर जाता है, हाथी को है ना स्टमक पेट को पकड़ता है, बोलते हैं ये तो दीवाल के जैसा है। अब सब जब आते हैं तो अपने अपने व्यू देते हैं, कोई बोलेगा है ना, कोई क्या बोल रहा है कि ये सूंड है ना उसके जैसा है, शहनाई के जैसा है, कोई बोल रहा है पिलर के जैसा, कोई वॉल के जैसा है, कोई डोर के जैसा है, रस्सी के जैसा है। तो एक चीज बताइए, क्या वो लोग गलत बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने जो चीज महसूस किया, जो चीज जिन्होंने फील किया, वो उस चीज को बता रहे हैं। बट कॉन्फ्लिक्ट क्या हो रहा है, ये बंदा अगर बोले कि नहीं ये पिलर के जैसा है, और ये बोल रहा है किसके जैसा है, रस्सी के जैसा है, दोनों अगर एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट करें, है दोनों एक दूसरे में क्या करें, विवाद करें, तो यहीं पे क्या हो जाता है, ये एक दूसरे के बीच मारकाट करने लग जाएंगे। तो जैनिज्म बोलता है कि भाई जो चीज आप देख रहे हो वही सही है, लेकिन सामने वाले की दृष्टि से है कि नहीं। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने 7 नय, जिसको बोला गया सप्तभंगी नय, सप्तभंगी, ठीक है, सप्तभंगी नय करके, वो बहुत डिटेल में अगर चले जाएंगे तो है, नहीं है लेकिन नहीं है, ये ऐसा बहुत सारा डिटेल वाला पार्ट है, पर यहाँ पे नहीं करेंगे। बस केवल ये याद रखना, कई बार पूछा जा सकता है कि अनेकांतवाद का सिद्धांत किससे रिलेटेड है, तो वो है स्वामी महावीर से। साथ ही साथ इनके 5 महाव्रत थे, याद रखना। ठीक है, ये भी कई बार रैंडमली पूछा जाता है, कौन कौन सा था ये, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा, सत्य, ठीक, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा मतलब क्या होता है, मन वचन और कर्म तीनों से। ऐसा नहीं कि किसी को मार पीट रहे हो उसी को हिंसा बोला जाएगा। ठीक है, अगर आपने मन में सोच भी लिया कि भाई इसको तो आज निपटाता हूं करके, है ना, मतलब वो भी किस में आ जाएगा, हिंसा में आ जाएगा। तो आपको मन से भी नहीं सोचना है, वचन से भी नहीं है मैं तेरे को मार दूंगा निपटा दूंगा, ये भी नहीं बोलना है इसको। ठीक है, तो ये भी किस में आएगा, हिंसा में आता है। तो जैनिज्म बोलता है कि आपको मन वचन और कर्म तीनों से अहिंसक होना है।
सत्य पता है, बिल्कुल ट्रुथ बोलना है, किसी भी तरीके का झूठ एक्सेप्ट नहीं है, ये क्या कहलाएगा आपका सत्य। ठीक है। अस्तेय, अस्तेय मतलब किसी भी चीज को बिना किसी के परमिशन के, अगर सपोज वो किसी का चीज है, अगर मैं बात करूं ये बॉटल, ठीक है, ये बॉटल अगर है किसी का, किसी के इन द सेंस अगर उसने रख दिया है, नाम तो नहीं लिखा है खैर, अगर रख दिया है, अगर मैं बिना परमिशन के उसको सपोज वहां पानी पी जा रहा हूं, कुछ भी कर ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं, ठीक है, तो वो कहला किसके अंतर्गत आ जाता है, चोरी में आता है, तो वो ना करना ही क्या कहलाएगा आपका अस्तेय। अपरिग्रह, ये देखो कोविड-19 में सबसे ज्यादा जो लोग इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, जो कि करना चाहिए। क्या होता है, जैसे लॉकडाउन लगता है, ठीक है, तो लॉकडाउन लगने के बाद मीन्स तुरंत तो लगता नहीं है, 2-4 दिन पहले जैसे इंफॉर्म किया जाता है कि हाँ भाई इस तारीख से लॉकडाउन लगने वाला है। होता क्या चीज है, मार्केट से सारी चीजें गायब होने लग जाती है एकदम अचानक से, जो कभी बिकेगा भी नहीं, समझ रहे हो, जो कभी बिकेगा भी नहीं वो एकदम तुरंत क्विक गायब। अभी जैसे देखो ना, रेमडेसिविर इंजेक्शन हो गया और बहुत सारी चीजें हो गई, तो लोग क्या कर रहे हैं, आवश्यकता से अधिक इसको संग्रह कर रहे हैं, मतलब इकट्ठा कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज नहीं करना है। ये कौन बोलता है, जैनिज्म, और यही कहलाता है आपका अपरिग्रह। ठीक है। और लास्ट जो होता है वो है आपका ब्रह्मचर्य, वो बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डिटेल में आप देख लेना। ओके, तो चलिए ये था इनका जो 5 पार्ट। अच्छा याद रखना 5 महाव्रत, और ये वाला जो पार्ट था ना ब्रह्मचर्य, ये इन्होंने ऐड किया था कौन, स्वामी महावीर ने। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इनमें इन्होंने जैन धर्म के 3 रत्न जो होते हैं, ठीक है, ये रत्न त्रय इनको बोला जाता है, 3 रत्न। ठीक, कौन कौन सा है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ठीक, सम्यक दर्शन मतलब आपको सही चीज का क्या रहना चाहिए, अनुभव, या सही चीज का विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोलो तो बिल्कुल उसको ब्लाइंड फॉलो करने लग गया, ठीक है, अंधभक्ति नहीं करनी है। ये कौन बोलता है, सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान क्या होता है, सीधी सी बात है, आपको सही और गलत का ज्ञान रहेगा, क्या सही है क्या गलत है, तभी आप इस चीज को फॉलो कर पाओगे। ये होता है आपका सम्यक ज्ञान, यानी राइट नॉलेज। ठीक, और लास्ट होता है आपका सम्यक आचरण, मतलब सब चीज सही है बट स्टिल अगर आप लोगों के साथ सही बिहेव नहीं करते हो तो वो भी गलत है। मतलब लोगों के साथ आपको कैसा करना है, आपका चरित्र जो आपका कैरेक्टर है वो कैसा रहना चाहिए, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल सही रहना चाहिए। एक और चीज इसमें देख लेते हैं, इन लोगों का एक प्रथा रहता है जिसको बोला जाता है ना, संलेखना या फिर संथारा, 2 चीज होती है। ठीक है, इनमें भी 2 आपके दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं, है ना। ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं, जैन धर्म का जो संथारा जो रहता है, ठीक है, ये किसके लिए रहता है, ये दिगंबर लोग के लिए, ठीक है, सॉरी श्वेतांबर लोग के लिए, और जो संलेखना रहता है ये रहता है आपका दिगंबर लोग के लिए। क्लियर है। ये क्या होता है, जब इंसान को लगता है कि अब मुझे जीवन मोह माया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, ये दुनिया एक मोह माया है, जब ये फील करने लग जाता है वो इंसान, तो बैठ के चुपचाप उपवास, ठीक है, बैठ के मस्त से वो उपवास करने लगता है, कुछ खाता पीता नहीं है और अपने शरीर को त्याग देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेम यही किया था। तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, संलेखना या फिर संथारा। ठीक, चलिए, तो ये हो गया अबाउट जैनिज्म, है ना। अब थोड़ा सा अपन और आगे आते हैं आज की न्यूज के बारे में। वो है इंडिया और जापान के जो पीएम है, दोनों के बीच वर्चुअल बैठक हुआ, जिसमें स्पेशली कोविड-19 और क्वाड को लेकर क्या किया गया, चर्चा किया गया। ठीक है, देखेंगे ये जो कन्वर्सेशन जो हुआ था वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुआ था, जिसमें स्पेशली आपका डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट है एंड कोविड-19 है, इन दोनों चीजों, इन चारों चीजों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही साथ जो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस, ठीक है, इनके बीच एक संगठन है जिसका नाम है क्वाड। ठीक, इसके बीच भी जो इन लोगों की जो प्रमुख चर्चा थी, जो प्रमुख इनके जो मुद्दे थे, उस पर भी इन दोनों के बीच क्या हुआ, बात किया गया। ये आपका इंडिया है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये जापान, ओके, और ये है आपका यूएस, ये भी यूएस के भाग आता है, अलास्का, याद रखना। ठीक है, आप मैप निकाल के देखिए, ये भी यूएस का ही पार्ट है। तो ये इस टाइप का जो बना हुआ है ना, ये क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है क्वाड। ठीक, और ये स्पेशली कौन सा रेंज में पड़ता है, आप थोड़ा सा मैप देखिएगा। ओके, ये है आपका इंडियन ओशियन, ठीक है, ये है आपका पैसिफिक ओशियन, ठीक है, तो इंडो पैसिफिक रेंज में, और यहां पर जो पड़ने वाले जितने भी कंट्रीज हैं, ठीक है, इनके बीच अपना प्रभुत्व स्थापित करना, इनको आपस में जोड़ के रखना और अपने फेवर में रखना, इसके लिए क्या किया गया है, इन सभी का एक संयुक्त क्या संगठन है जिसका नाम है क्वाड। क्लियर। चलिए, साथ ही हम देखेंगे कि भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ने मिलकर, ठीक है, एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव की शुरुआत की है, जो कि सीधा सीधा टक्कर देने वाला है चाइना का एक BRI करके जो नीति, इनकी जो पॉलिसी है,
ठीक है, बेल्ट रोड है ना इनिशिएटिव्स करके जो चाइना ने स्टार्ट किया था। ये क्या करता था, जैसे आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सिल्क रूट करके होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता था, पूरा एक रोड मैपिंग रहता था जिसके थ्रू क्या करते थे, सारे एक्सपोर्ट के जो काम रहते, ट्रेड्स के जो काम रहते थे वो उसके थ्रू होते थे। तो चाइना ने भी उसी चीज को फॉलो करते हुए अलग अलग देशों में अपने जाल बिछाने की जो एक नीति है उसको ब्रेक करने के लिए इन तीनों ने मिलकर, स्पेशली इनका जो इनिशिएटिव था वो किसका था, जापान का था। तो उसने इस चीज की शुरुआत की है और ये स्पेशली इसलिए लाया गया है, कोविड 19 का जो अभी दौर था, ठीक है, पिछले 1-2 साल से जो चली रहा है ये सिचुएशन। तो कोविड 19 के समय ये होता था, अभी भी बहुत सारे कंट्रीज में ऐसा हो रहा है, कोई पर्टिकुलर एक कंट्री रहती है जो दूसरे कंट्री के लोगों को आने के लिए मना करते, सीधा बैन बोलते कि इस देश से ये लोग नहीं आ सकते, जहां पे सीधी सी बात है केसेस ज्यादा हैं। तो कई बार होता चीज है, हो सकता है वो पर्टिकुलर कुछ चीज का इंपोर्ट करता हो वहां से, उस चीज का आयात होता हो, है ना, डब्ल्यूटीओ भी उस चीज के लिए फिर है ना अड़ंगा डाल सकता है। तो वो चीज ना हो करके क्या किया गया, एक सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, मतलब भाई जो आपूर्ति है, आपूर्ति मतलब किसी भी चीज का जो सप्लाई है, एसेंशियल जो चीजें हैं वो खत्म ना हो, वो ना रुके, उसके कारण कोई देश परेशानी का सामना ना करे, स्पेशली ये जो 3 कंट्रीज है, तो उसके लिए इस चीज की शुरुआत की गई। किसके द्वारा इसको लाया गया, स्पेशली जापान के द्वारा। साथ ही साथ हम देखेंगे जापान और इंडिया के बीच जो स्पेशल जो है ना मिलिट्री एक्सरसाइज या फिर डिफेंस एक्सरसाइज होते हैं जिनको बोला जाता है युद्ध अभ्यास, वो कौन कौन सा है वो चीज कवर करने वाला है। मुझे एक फ्रेंड, मेरे एक क्या बोलते हैं स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर पूरा जो मिलिट्री एक्सरसाइज है सर वो पूरा एक साथ करा दीजिए, याद रखने में आसानी होगी। दोस्त एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, अगर आपने ऑलरेडी पहले सारे चीज अगर पढ़ लिया है, अगर ठीक है, इफ यू हैव रीड ऑलरेडी, ठीक है, अगर पढ़ लिया है तो ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं कराने में। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है सर, सारा चीज, सारा बुक्स एक साथ कर लिए, सारा है ना प्राइजेस एक साथ कर लिए, सारा ये चीज फर्स्ट टाइम अगर आप सुनोगे तो वो आपको यार 8 से 10 बार पढ़ना पड़ेगा, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ, वो मजा नहीं आएगा। बट अगर आप वन बाय वन यहाँ करिए ना मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप अभी जुड़े हुए हैं या फिर रिसेंटली स्टार्ट कर रहे हैं, कम से कम 1 साल दीजिए, ठीक है, 1 साल नहीं, कम से कम 7-8 महीने दीजिए, वन बाय वन करिए। देखो हर करंट अफेयर्स में आपने एक चीज नोटिस किया होगा, 2-3 चीज हम जो करवाते हैं वो है आपका डिफेंस एक्सरसाइजेस, सब में मिलेगा पूरा, है ना, पिछला करंट अफेयर भी देख लीजिए, ठीक है, आपके जितने भी आपके है ना जैसे हेलीकॉप्टर्स वगैरह हो गए या फिर आर्म्स एम्यूनिशन, है ना, मिलिट्री से रिलेटेड जितने भी आपके नए नए जो आ रहे हैं, मिसाइल आ रहे हैं एंड ऑल, आज के भी करंट अफेयर में भी वो करने वाले हैं। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं उनके बारे में बताता हूँ, डेट्स हो गया, है ना, पूरे डेट्स को एक साथ नहीं कराता, वीकली कर रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा करके करिए, आपका बहुत ज्यादा फायदा होगा, मैं बोल रहा हूँ। एक बार ये कर लीजिए, उसके बाद में फिर अपन करा लेंगे ना, कोई इश्यू नहीं है, और इनफैक्ट मेरे को कराने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा जब डेटा मिल जाएगा तो आप ही यहां से उठा के अलग से बना सकते हो कि ये सारी चीजें होती है करके। वो सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, जब आप पूरा कर लेते हैं यानी पूरा पढ़ लेते हैं उसके बाद बनाओ तो मजा आता है, शुरू से आप शॉर्ट्स बना के चलेंगे तो फिर वो मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, वन बाय वन देखेंगे, जैसे जैसे जो जो न्यूज में आ रहा है, हो सकता है अगले नेक्स्ट न्यूज में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का आ जाए तो अपन वहां पे देख लेंगे, ठीक है, इंडिया फ्रांस का, तो वो सारा चीज जैसे जैसे न्यूज में आता है अपन वैसे वैसे करते जाएंगे, ठीक है, ये आपका बेटर हो जाता है। तो इनके बीच जो नेवी, नेवी मतलब जो आपका क्या बोलते हैं नौसेना वाला जो एक्सरसाइज होता है, किसके किसी बीच, इंडिया और जापान के बीच, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, जिम एक्स, है ना। तो जे फॉर क्या हो जाएगा आपका, जापान हो जाएगा, क्लियर है। आई फॉर क्या हो जाएगा, इंडिया, है ना, ई एक्स मतलब एक्सरसाइज, क्लियर। नेक्स्ट जो रहता है वो है एयरफोर्स, मतलब जापान और इंडिया का एयरफोर्स दोनों के बीच जो रहने वाला है वो है आपका शिन्यू मैत्री, क्या नाम है, शिन्यू मैत्री। और लास्ट जो रहने वाला है यानी आर्मी थल सेना के बीच, तो वो आपका धर्म गार्जियन, क्या, धर्मा गार्जियन, ठीक है। साथ ही साथ एक और चीज देखना, ये तो हो गया आपके जापान और इंडिया के बीच, जापान, यूएस और इंडिया तीनों का संयुक्त एक सैन्य अभ्यास होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसको क्या किस नाम से जाना जाता है, मालाबार, याद रखना, ये भी एक क्या है, नौसेना अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है, ठीक है। लास्ट वाली वीडियो में जो अभी ज्योग्राफी का वीडियो आया था उसमें भी मैंने आपको कोस्ट के बारे में बताया था, ठीक है, कोंकण कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल, उत्तरी सरकार। तो ये जो मालाबार है वो कौन सा वाला रेंज है आपका, केरला वाला रेंज है, क्लियर है। वो सारा वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जाइए, प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, अवेलेबल है, वो वीडियोस देख लीजिए। तो ये जो रेंज है ना, केरला वाला रेंज में जो है ना एक्सरसाइज किया जाता है हिंद महासागर वाले रेंज में, उसको इस नाम से आता है मालाबार। किनके बीच का है, इंडिया, जापान और यूएस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये था भाई जिसकी मैं बात कर रहा था, जिस रेजिलेंस की, है ना, ये इंडिया हो गया, आपके जापान, और ये उसका ऑस्ट्रेलिया, ठीक। चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही में हमने अभी जो मनाया है ना, कौन सा,
पंचायती राज दिवस, ठीक है। तो पंचायती राज जो दिवस होता है वो क्यों मनाया जाता है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, वो थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहली बार 2010 में, याद रखना, ठीक है, उस टाइम की जो है ना प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो उन्होंने इसका इनिशिएटिव किया था, उसकी शुरुआत की थी, ठीक। क्यों? 24 अप्रैल 1993 को ही, 24 अप्रैल 1993 को ही 73rd अमेंडमेंट यानी 73वां संविधान संशोधन क्या हुआ था, प्रभाव में आया था। और इसी के बाद से ही एक त्रिस्तरीय यानी 3 टायर जो पंचायती राज सिस्टम है उसको एडॉप्ट किया गया था, ठीक। क्या होता है वो जान लेंगे। गांव में जिन लोग रहते हैं, ठीक है, नहीं भी रहते तो आपको जानना जरूरी है कि क्या होता है ये पंचायती राज सिस्टम, ठीक। 3 स्तर के ग्रामीण क्षेत्रों में है ना सिस्टम की है ना वकालत की गई, जिसमें से सबसे जो नीचे रहेगा, सबसे लोअर, ठीक है, सबसे जो लोअर पे रहेगा वो रहेगा आपका ग्राम पंचायत, ठीक। अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है ना। सेकंड वाला जो लेयर रहेगा वो रहेगा ब्लॉक बोला गया, ठीक है। और जो तीसरा रहेगा उसको बोला गया जिला पंचायत, इसको कहीं कहीं जनपद भी बोला जाता है। देखो अलग अलग स्टेट में इसका अलग अलग नाम है। 3 लेयर्स रहेंगे, उसको याद रखना। ब्लॉक मतलब ये तहसील आधार पे होता है जनरली, ठीक है। और जो ऊपर में सबसे जो ऊपर रहता है उसको बोला जाता है जिला पंचायती। तो 3 लेयर्स का क्या किया जाए, इसको बनाया जाए करके ये किया गया था, ठीक है। जो कमिटी थी है ना, जो जिन्होंने उसका सुझाव दिया था, उसका नाम था बलवंत राय मेहता, याद रखना। ये कई बार बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया, ठीक है। तो कौन सी कमेटी थी वो? बहुत सारी कमेटी थी, जिसमें लास्ट में जैसे थुंगन समिति हो गया है ना, और बहुत सारी समिति उनके लास्ट में हुआ, बट जो पहली बार जो लाया गया था वो कौन सी कमेटी थी? वो थी आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी। और ये नागौर जिला कहां पर है? ये राजस्थान। यहां पर पहली बार ये 3 स्टेज जो है ना, 3 टायर जो पंचायत है, इसका क्या किया गया था? इनॉग्रेशन, उद्घाटन किया गया था। साथ ही साथ अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर भी देखेंगे जो साउथ इंडियन के जो है ना डायनेस्टी हुआ करती थी साउथ इंडिया में, स्पेशली यहाँ पे चोल डायनेस्टी, याद रखिए, ठीक है। तो जो चोल हुआ करते थे वो भी ग्रामीण स्वशासन के लिए, है ना। सबसे पहले ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि चोल जो व्यवस्था थी, चोलों की जो व्यवस्था थी, वो किसके लिए फेमस थी? तो ग्रामीण स्वशासन के लिए थी। और साथ ही साथ अगर मैं ब्रिटिशर्स इंडिया की बात करूं, मॉडर्न इंडिया की, तो 1882 में एक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, सॉरी वायसराय हुआ करते थे, जिनका नाम था लॉर्ड रिपन, ठीक है। तो जो लॉर्ड रिपन थे उनको भी भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ऐसा नहीं कि सारे अंग्रेज बेकार थे। जैसे इसके पहले जो आया था, याद करो, लास्ट वाले मैंने बताया था, लिटन, ठीक है। क्या किया था उसने? काटने का काम किया था। काटने का इन द सेंस जो भारतीय प्रेस है उस पर कैंची चलाया था उसने। और ये जो बंदा था ये बहुत सज्जन व्यक्ति था, इसने बहुत सारे काम किए थे भारतीयों के लिए, ठीक है। कुछ लोग इनको भारतीयों के दिलों का राजा भी कहते थे। किनको? लॉर्ड रिपन को। तो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत अगर मॉडर्न इंडिया में किन्होंने शुरुआत की थी तो वो थे लॉर्ड रिपन। तो ये सारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है किसका? आपका इस अमेंडमेंट का, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है, 1992 आपका पंचायती राज का। तो ये आपका दिया हुआ है स्क्रीनशॉट, चाहो तो आप ले सकते हो, इसमें डिटेल्स दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। देखेंगे इसमें क्या क्या हुआ था। तो ये जो संविधान संशोधन हुआ था ये भाग 9 में जुड़ा था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के मैंने जैसे कि कुछ एक वीडियोस मैंने पार्ट्स आपको बताए थे, ठीक है। तो वहां पे ये जो भाग 9 है ना, पार्ट 9 है, किसके अंतर्गत आता है? ये आपका पंचायती राज सिस्टम के अंतर्गत आता है। इसमें उन्हीं का उल्लेख हुआ है। साथ ही साथ इस प्रणाली के अंतर्गत जो ग्राम सभा होता है, ठीक है, जो ग्राम सभा होता है उसको सबसे बेसिक यूनिट माना गया, याद रखना। मतलब प्रजातंत्र का यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम का सबसे जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? आपका ग्राम सभा, यानी जो सबसे लोवेस्ट बोल सकते हैं, जो सबसे नीचे का जो रहता है। लोवेस्ट नहीं बोलना चाहिए, मतलब अगर हम हायरार्की की बात करें तो बिल्कुल हालांकि लोवेस्ट होगा, बट सबसे जो बेस है, बेस वर्ड बोला जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे जो बेस है ना, वो होता है आपका ग्राम सभा। और इसमें कौन शामिल होते हैं? जितने भी 18+ कोई भी हो वहां के, उस ग्राम से यानी उस पर्टिकुलर है ना विलेज से फॉर्म, मतलब वहां से बिलोंग करने चाहिए। तो वहां के जितने भी 18+ है ना युवा हैं, वो सबके सब क्या होंगे? इसमें शामिल होंगे एज ए वोटर या फिर एज ए मेंबर, ठीक है। और साथ ही साथ एक याद रखना, आर्टिकल 243, ये बहुत सारा है ना, 1 से लेके वो है ना, जैसे ABCDEFG चाहे, बहुत लंबा ये आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें जिसके सब क्लॉज हैं। तो ये आर्टिकल 43, ये इसका संबंध किससे है? सीधा सीधा पंचायतों से है, याद रखना। क्लियर है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब जैसे इसके अंदर डिटेल में जब जाएंगे तो पंचायतों का क्या बोलते हैं, कैसे उसमें चुनाव कैसे होंगे, ठीक है, उनका निर्वाचन कैसे होगा, कितना आरक्षण रहता है, कितना क्या चीज रहता है, वो सारा चीज इसके है ना सब क्लॉज में दिया हुआ है। आरक्षण से याद आया, यहाँ पर क्या होता है, स्पेशली महिलाओं के लिए है ना 1/3 बिल्कुल कंपलसरी है। आप चाहो तो
1/2 भी कर सकते हो, बट 1/3 रहना ही रहना है। 1/3 बिल्कुल क्या है, कंपलसरी। किसके लिए? स्पेशली फॉर द वुमेन, ठीक है। साथ ही साथ जो एसटी और एससी पॉपुलेशन है, अकॉर्डिंग टू वहां की जनसंख्या, सेंसस के अकॉर्डिंग भी क्या किया गया है, इन लोगों का जो रिजर्वेशन है वहां पे दिया गया है। क्लियर है? तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है ना, डाउन टू अर्थ में प्रकाशित। मैंने फिर से बता रहा हूं, डाउन टू अर्थ जनरली किसके लिए रहता है? पर्यावरण और प्रकृति से संबंधित, ठीक है। इनकी जो क्या बोलते हैं, इनसे संबंधित जो न्यूज रहते हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है। डाउन टू अर्थ का जो संबंध है किसके न्यूज से संबंधित रहता है? पर्यावरण प्रकृति से संबंधित न्यूज को क्या करता है? प्रकाशित करता है। तो हाल ही में उड़ीसा में जो ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है उसका क्या हो रहा है? मछुआरों द्वारा विरोध किया जा रहा है। पहले मैं आपको बता दूं कि ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है वो क्या होता है। तो ये जो रहता है, विश्व के जितने सबसे स्वच्छ यानी जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन जो समुद्र तट है, कोस्ट है, उनके लिए दिया जाता है। तो सीधी सी बात है, सबकी कोशिश रहती है कि जितना ज्यादा क्लीन, जितना ज्यादा नीट हमारा जो एरिया हो सके, जितना कोस्ट है ना, जितना कोस्टल एरिया जितना ज्यादा क्लीन हो सके, उतना हमारे लिए क्या रहेगा? अच्छा रहेगा। मतलब जो टूरिस्ट लोग आएंगे, हम ही लोग खुद घूमने जाएंगे, तो यार सीधी सी बात है ना, आपको अच्छी जगह में रहना पसंद है कि नहीं? तो सेम चीज के लिए कोशिश रहती है गवर्नमेंट की कि उस एरिया को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाए। फिलहाल इंडिया में 8 जो हैं, 8 कोस्ट हैं, ठीक है। गुजरात हो गया, आपके कर्नाटका से 2 हैं, ठीक है, केरला में है, आंध्रा में, उड़ीसा, ठीक है। तो 8 जो मैं बताऊंगा नाम अभी, ये जो 8 कोस्ट है इनको दिया गया सर्टिफिकेशन। क्लियर है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ, उसके द्वारा ये दिया जाता है। बट हो क्या रहा है, जो मछुआरे हैं वहां पे, जो मछुआरे मतलब जो फिशर्समैन है, उनका ये बोलना है कि आपने जिस भूमि को प्रस्तावित किया है, जिस भूमि को यानी जिस लैंड पार्ट को आपने प्रपोज किया है, वो कैसा है भाई, हम वहां पे मछली पकड़ने जाते हैं, वो हमारी आजीविका का साधन है। तो आप क्या करिए, आप हमको अलग से कोई लैंड प्रोवाइड करा दीजिए जहां पे हम जा सकें, ठीक है। बट ये भी है ना कि मछली जरूरी थोड़ी कि जहां पे आप बोलोगे वहीं पे आ जाएगी मछली। मछली तो भाई वहां पे आएगी ना जहां पे उनके लिए अनुकूलन है ना, माहौल बनता है, वहां पे जहां पर उनको आने में आसानी होती है, या फिर जहां पे उनके लिए सही एनवायरमेंट रहता है। तो इनका बोलना है कि हमको कंपनसेशन दिया जाए, ऐसा कुछ किया जाए जिससे क्या हो, हमारा नुकसान ना हो, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि देखो, दो मतलब ये हो रहा है कि एक महीने में 2 तलवार तो नहीं रह सकती। तो इनका मानना है कि अगर ये सारी चीजें हो रही है तो ठीक है, आप इन्वायरमेंट के लिए करो, इट्स ओके, अच्छी बात है, बट हमको भी क्या मिलना चाहिए, उसका कंपनसेट मिलना चाहिए। ये प्रकाश जावड़ेकर है ना, मिनिस्टर, ठीक है। एक और चीज याद रखना, किसके अंतर्गत आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके अंतर्गत ये सारा चीज क्रियान्वयन होता है। ये मैंने 8 जो जगह बताए हैं, ठीक है, ये इसका लिस्ट दिया है, चाहे तो आप देख सकते हैं, ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये वो 8 जगह हैं, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं, दिया गया है, प्रमाणित है ना, किया गया है। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट जो न्यूज है वो रहने वाला है, WHO ने है ना एक रिपोर्ट जारी की है। क्लियर? कौन सी है? जीरोइंग इन ऑन मलेरिया एलिमिनेशन। मतलब मलेरिया का जो लेवल है, जो अभी फिलहाल है ना पहुंचा है वर्ल्ड लेवल पे, तो वो उस पे क्या करना है, बिल्कुल जीरो लेवल पे लेके जाना है उसको, ठीक है। बिल्कुल क्या करना है, जड़ से उसको खत्म करना है। तो हर वर्ष क्या किया जाता है, 25 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष का यानी 2021 का जो थीम है वो क्या है? रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट। मतलब कोशिश की जाए कि मलेरिया को बिल्कुल अपन क्या कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल पर लेके चले जाएं। क्या होता है मलेरिया, थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। ये जो रोग होता है ना, रक्त जनित रोग है, मतलब सीधा सीधा सॉरी, किसको इन्फेक्ट करता है? आरबीसीज यानी ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है। और ये जो पैरासाइट है ना, परजीवी है, जिसका नाम है आपका प्लाज्मोडियम। ये याद रखना, कई बार पूछा गया एग्जाम्स में, ठीक है। कौन सा पैरासाइट है जिसका नाम, पैरासाइट का नाम है प्लाज्मोडियम। और स्पेशली जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ट्रॉपिकल मतलब जो उष्ण कटिबंधीय एरियाज हैं, है ना, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ठीक है, अमेरिका के कुछ है ना, स्पेशली साउथ अमेरिका, वो भी आपका उसमें आता है, ठीक है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में। तो उन एरिया में ये जो रोग है वो ज्यादातर पाया जाता है, ठंडी जगहों पे नहीं पाया जाता, ट्रॉपिकल जो रेंज रहता है वहां पर पाया जाता है, ठीक। और ये जो पैरासाइट है ना, वो कौन सी मच्छरों पे? जो एनाफिलीज मच्छर है, और ये मादा, मादा यानी फीमेल, याद रखना, काटने का काम फीमेल करती है, ठीक है, यहां पर भी फीमेल करती है, ओके। तो ये क्या करता है, ये जो परजीवी रहता है, पैरासाइट रहता है, ठीक है, ये कौन से मादा मच्छर? एनाफिलीज, इनके काटने से होता है। और ये काटता है तो सबसे पहले किसको इन्फेक्ट करता है? ये जब काटेगा तो सबसे पहले आपको इन्फेक्ट करेगा लीवर को, ठीक है, लीवर इंफेक्शन होगा, लीवर के बाद ये कहां पे चला जाएगा? आपका ब्लड्स में, ठीक है। ब्लड यानी ब्लड क्या किससे मिलकर बनाता है? जनरली ये होता है आरबीसी से, ठीक है।
और आरबीसी जब एक बार इन्फेक्ट हो जाएगा, आप इन्फेक्ट हो गए मतलब जिनको काट चुका है वो ऑलरेडी, ठीक है, तो उनको फिर से दूसरा जब मच्छर काटेगा तो कटा हुआ ये ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी कटा हुआ ब्लड है ये, मतलब आरबीसी वाला है, तो क्या होगा, ये जो मच्छर है ये खुद इन्फेक्ट हो जाएगा, खुद मलेरिया वाला मच्छर हो जाएगा, फिर जब दूसरों को काटेगा तो धीरे धीरे क्या करता है, ऐसा ये फैलता है ये। तो ये होता है इसका सर्कल यानी साइकिल, ठीक है। और इसी लेवल को क्या करने के लिए, कम करने के लिए इस बार का जो है वो है मिशन, ठीक है, रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है वो है नासा और स्पेस एक्स के बीच, ठीक है, इन्होंने दोनों ने क्या किया, एक संयुक्त एक क्या बोलते हैं मिशन लाया जिसका नाम है मिशन क्रू। ये क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक। तो जो नासा है ना, वो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है, ठीक है, और स्पेस एक्स भी वहीं का है, अमेरिका का है। तो इन्होंने क्या किया, दोनों ने संयुक्त रूप से, ठीक है, 4 अंतरिक्ष यात्रियों को, ठीक है, एस्ट्रोनॉट्स लोग को क्या किया, बोला कि भाई चलो आपको मस्त घुमा के लाते हैं, थोड़ा सा सैर वैर करा के लाते हैं, ठीक है। और कहां भेजा इनको, आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और कहां से भेजा इनको, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा कहां पे है, अमेरिका में, ठीक है। और इस मिशन को क्या नाम दिया गया, मिशन क्रू। किसके तहत किया गया था इसको, ठीक है, इनका एक प्रोग्राम है जिसका नाम है सीसीपी यानी वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम, क्लियर। इसके अंतर्गत क्या किया गया इनको, वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम यानी कमर्शियल क्रू प्रोग्राम, इसके अंतर्गत लॉन्च किया गया और इसीलिए इसका नाम दिया गया मिशन क्रू, ठीक। और कहां से ले जाने की बात की गई इनको, वहां से आईएसएस मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहां तक उनको ले जाया जाएगा, बढ़िया सा 2-4 दिन रखेंगे, जैसा भी है घुमाएंगे फिराएंगे, फिर वापस उसको लेके आएंगे। तो ये इन दोनों के बीच साझा हुआ है, किनके बीच, नासा है ना, यानी अमेरिकी एजेंसी नासा और स्पेस एक्स। और इस बंदे को कौन नहीं जानता भाई, नहीं जानते तो बहुत बुरी बात है, आपको पता रहना चाहिए, है ना, बहुत अच्छा बंदा है, इसका नाम है इलॉन मस्क, ठीक है। टेस्ला तो सुना होगा ना, ठीक है, आजकल बहुत ज्यादा क्या था, चर्चा में था वो। तो वो जो टेस्ला का जो क्या बोलते हैं सीईओ है, वो है ये कौन, इलॉन मस्क। और यही है स्पेस एक्स के, सॉरी हाँ, टेस्ला और स्पेस एक्स दोनों के क्या है, ये सीईओ है, ये कौन, इलॉन मस्क, ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहां के है, तो ये अमेरिका के, ठीक। अगला हमारा जो न्यूज है वो रहने वाला है, ठीक है, लीडर्स समिट ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये वर्चुअल तरीके से समिट है ना, वर्चुअल तरीके से था जो सम्मेलन था वो, ठीक है। और इसमें लगभग 40 देश के नेताओं ने शामिल, लगभग 40 देश के जो नेता थे वो शामिल हुए थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को विशेष रूप से ध्यान रखा गया। साथ ही साथ माना गया कि ये जो स्कॉटलैंड में होने वाला है, जो ग्लासगो में, ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जलवायु परिवर्तन से संबंधित सम्मेलन, जो कि हर वर्ष होता है 2021 नवंबर में जो होने वाला है ना, उसके मील के पत्थर के रूप में इसको देखा जा रहा है कि भाई वहां पर कुछ ना कुछ इसका इंपैक्ट होने वाला है और एक अच्छी चीजें होने वाली है। अभी जो हाल फिलहाल में जो हुआ है ना, वहां से कौन कौन से आउटकम आए, कौन कौन से जो मेन पॉइंट थे, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो पॉइंट था नंबर 1, वो ये था, भारत और अमेरिका के बीच स्वच्छ सुरक्षा एजेंडा 2030, ठीक है, ये याद रखना, क्लियर, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है ये इंडिया यूएस क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030। एजेंडे से भी क्वेश्चंस कई बार सिंगल एग्जाम्स में पूछा गया है। एजेंडा 2030 क्या पूछा जा सकता है ना, एजेंडा 2025 पूछा जा चुका है, एजेंडा 2017 पूछा जा चुका है। तो बहुत सारी चीजें जो कि पूछी जाती हैं, याद रखना। पहला जो क्लॉज, पहला जो आउटकम था उसका ये था। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो अमेरिका द्वारा लिया गया एक बहुत अच्छा कदम है कि 2003 तक यानी 2030 तक ग्रीन हाउस गैसेस के जो उत्सर्जन है, जो एमिशन है, उसमें लगभग हाफ यानी कटौती जो करने वाले हैं वो लगभग 50%, लगभग आधा जो करने वाले हैं लोग। तो ये चीज बहुत अच्छा है अमेरिका की दृष्टि से कि, क्योंकि देखो इसके पहले कौन था, ट्रम्प था, उसने सीधा सीधा बोल दिया था कि अपन इन सब चीजों को नहीं मानते। अमेरिका ने साथ ही साथ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस जो समझौता है, ठीक है, पेरिस जो उनका 2015 में जो हुआ था, अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूं मैं उसके बारे में। 2015 में जो हुआ था उससे क्या हो गया था, वो अलग हो गया था, लेकिन हाल फिलहाल में क्या किया, वो फिर से इसमें शामिल हो गया, ठीक है। तो ये इनके मेन आउटकम थे, किसके, अभी जो मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग हुआ उसका, ठीक। जो पेरिस एग्रीमेंट था, है ना, क्या था पेरिस एग्रीमेंट, थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। 196 टोटल 196 देश थे, ठीक है, टोटल 196 देश थे। इन्होंने क्या किया इस पेरिस एग्रीमेंट पर, ठीक है, जो COP21 था, जैसे अभी नेक्स्ट जो होने वाला है, ठीक है, मैंने बताया ना कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। तो अभी जो COP21 हुआ था कब, 12 दिसंबर 2015 को, वहां पर इन्होंने सभी ने क्या किया था, साइन किया था एग्रीमेंट पे। और ये किससे रिलेटेड था, जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है लगातार, ठीक है, तो उसको 2 डिग्री सेल्सियस से बिलो यानी उससे नीचे रखने का, लगातार जो बढ़ रहा है, तो जो एवरेज ग्लोबल वार्मिंग है कि भाई अपन 2 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ने नहीं देंगे। साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैसेस थे
उनके एमिशन पर कटौती करने का, क्योंकि देखो ग्रीन हाउस गैसेस ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। और ये दोनों क्या चीज है, मैंने ऑलरेडी वीडियो में पहला जो मेरा करंट अफेयर्स था, फर्स्ट जो वीडियो था, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार आप जाके जरूर देखिए उस वीडियो को, दोनों क्या चीज था। तो ये था आपका पेरिस है ना समझौता, इससे रिलेटेड। और अमेरिका जो था, ठीक है, ये व्यक्ति था है ना बदमाश, ठीक है, दुष्ट व्यक्ति, तो ये क्या कर गया था, उस समझौते से बोल दिया था मेरे को मतलब नहीं करके हट गया था। बाद में फिर ये सज्जन आया और इन्होंने बोला कि नहीं भाई हम वापस इस समझौते में शामिल होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है कि क्या अमेरिका अब इस सम्मेलन में है या नहीं है। तो यस, बिल्कुल उस समझौते में वो शामिल है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट जो सिंगल लाइनर जो करंट अफेयर्स है वो उसके बारे में। ठीक है, हाल ही में है ना यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया है, एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है मधु क्रांति एंड हनी कॉर्नर्स। नाम से स्पष्ट है, मधु क्रांति हनी कॉर्नर्स किससे रिलेटेड रहेगा, आपका हनी बी यानी मधुमक्खियों से रिलेटेड। ठीक है, तो उनके पालन के लिए और उनका क्या बोलते हैं डेवलपमेंट सुनिश्चित करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, NAFED, ये भी कई बार पूछ सकता है फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म याद रखना, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। क्लियर। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है हमारा, है ना, AIM यानी अटल इनोवेशन मिशन, नाम से स्पष्ट है। ठीक है, ये आपका जो इनोवेटिव आइडियाज हो गए, ठीक है, इनोवेटिव आइडियाज हो गए और आपके इंटरप्रेन्योरशिप है ना यानी उद्यमिता। ठीक है, जनरली क्या होता है, किसको बोलते हैं, जैसे कि जिन लोग सेल्फ बिजनेस स्टार्ट करते हैं खुद से, कुछ नया टाइप का, समथिंग डिफरेंट, जैसे कि ओला स्टार्ट हुआ, वो अपने आप में एक अलग था, है ना, जोमेटो स्टार्ट हुआ, तो ये जस्ट एग्जांपल्स हैं। इस टाइप से और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। क्या नाम है जिसका, AIM, अटल इनोवेशन मिशन। ये सारी जो स्कीम्स हैं, मिशंस हैं, है ना, इन सब से भी क्वेश्चन छोटा छोटा बनाया जाता है, तो अपने को याद रखना है। ठीक है, अगला जो न्यूज है ना, पर्सन्स पे रिलेटेड है। ठीक, इनका नाम है वनीता गुप्ता। ठीक है, बोल रहे होंगे सर लड़की का है, फोटो छोटा सा है करके, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा फोटो दिखा देंगे थोड़ी देर बाद। बस अब ये याद रखना, इसको अमेरिका का जो सीनेट होता है ना, सीनेट क्या होता है मैंने बताया था, इंडिया में जैसे राज्यसभा है, ठीक है, अपर हाउस, वैसे अमेरिका का अपर हाउस सीनेट कहलाता है। वहां पर इनको एसोसिएट अटॉर्नी जनरल, ठीक है, क्या, एसोसिएट अटॉर्नी जनरल के लिए क्या किया गया, इनको अपॉइंट किया गया। ये थोड़ा सा पुराना न्यूज है एक्चुअली, इसको अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, तो क्या नाम था इनका, वनीता गुप्ता। ये जो न्यूज, ये इस टाइप के जो करंट अफेयर्स रहते हैं, ठीक है, 6 से 8 महीने के लिए, मतलब आपका कहीं ना कहीं अगर किसी एग्जाम में होता है तो ये पूछा जाता है। इस टाइप से न्यूज को अपन याद रखेंगे। ठीक, 6 से 8 के बाद उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं रहता। ठीक, नेक्स्ट जो न्यूज है, अच्छा पहले फोटो देखना था, ठीक है, देख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिनको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो न्यूज रहने वाला है, फिर से एक हमारी जो बहन है जिनका नाम है ना, क्या नाम है, पश्चिमी महाराष्ट्र से रहने वाली है, इनका नाम है प्रियंका मोहिते। ठीक है, क्या नाम है, प्रियंका मोहिते। इन्होंने क्या किया, जो अन्नपूर्णा टॉप शिखर है ना, मैंने बताया था, याद करो, हिमालय जब मैंने पढ़ाया था, ठीक है, हिमालय मैंने जब पढ़ाया था, इधर था नामचा बरुआ, ठीक है, यहाँ पर था आपका माउंट एवरेस्ट, ठीक है, यहीं पे था आपका कंचनजंगा, इधर था धौलागिरी एंड अन्नपूर्णा। ठीक, और इधर था आपका बहुत सारे माउंटेन्स थे। तो आप लोकेशन देखिए कहां पर है अन्नपूर्णा ये। ठीक, तो अन्नपूर्णा जो हिल है, अन्नपूर्णा जो पहाड़ी है हिमालय की, उस पर चढ़ने वाली, उसके शिखर पर, उसके टॉप पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, याद रखना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया में से कोई भी ऐसी लेडी नहीं थी जिन्होंने यहाँ पर, देखो माउंट एवरेस्ट एंड ऑल वहां पर तो चढ़ाई किए हैं, बट यहाँ पर अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली ये पहली बंदी है। कौन, क्या नाम है इनका, प्रियंका मोहिते। कहां की है, सतारा महाराष्ट्र से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट जो न्यूज है उसकी तरफ। 26 अप्रैल को मनाया जाता है क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, यानी वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस। अब ये क्या होता है, जैसे आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहती है, गोल्ड हो गया, है ना, आपकी जो जैसे कि कार हो गए, ठीक है, आपके लैंड हो गया, ये सब ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हो। और कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके, है ना, दिमाग में रहती है, ठीक है, माइंड में रहती है। ठीक, जैसे कुछ आइडिया जनरेट किया सपोज किसी ने, है ना, देखो दिमाग भी बहुत बड़ा खेल होता है यार, मतलब दिमाग का ही, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले क्या बात की, ओला की मैंने बात की, देखो कार वार एंड ऑल उन्होंने, ठीक है, बाद में खरीद लिया होगा, जो भी जैसा भी हो। ठीक,
बट उन्होंने जो दिमाग दिया होगा, जो अपना लाया होगा सॉफ्टवेयर एंड ऑल जिससे बनाया होंगे, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी देखो, सॉफ्टवेयर भी इसमें काउंट नहीं होता, जो दिमाग की है, जो इंसान के पास खुद है, मौजूद है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इसके संवर्धन के लिए अपन क्या करते हैं, हर साल मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 अप्रैल को, ठीक है। ये डेज है, इंपॉर्टेंट डेज वाला जो पार्ट है, इसलिए मैं इसमें कवर कर रहा हूं। ओके, अगेन फिर से एक मिलिट्री एक्सरसाइज। देखो मैंने पहले बोला था जो जो हर वीक होगा मैं वो सब कराते जाऊंगा, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप वीकली बनाइए। एक काम करिए, जैसे अगर आप रेगुलर अगर नोट्स बना रहे हैं तो एक छोटा सा कॉपी ले लीजिए जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइज अलग से रहेगा, आप यहां से उठा के आप उसको वहां पे शिफ्ट करते जाइए, कोई इश्यू नहीं। चाहे तो आप एक साथ रख सकते हैं। ये नाम था आपका वरुण 2021। ये किसके किसके बीच था? इंडिया और फ्रांस के बीच, ठीक है, याद रखना। कैसा कैसा एक्सरसाइज है? ये आपका नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। किनके किनके बीच था? मैंने बताया भारत और फ्रांस के बीच। कई बार ये पूछा जाता है भाई ये नेवी का है, एयरफोर्स का है, मिलिट्री का है, कंबाइंड है, क्या है, कैसा है, ठीक है। तो याद रखना इंडिया और फ्रांस के बीच, ठीक। कैसा एक्सरसाइज है ये? नौसैनिक। और अगर आपको थोड़ा बहुत अगर हिंट होगा तो वरुण देव याद करिए, थोड़ा सा उसका ना ध्यान करिए वरुण देव का, मस्त ओम वरुणाय नमः करके। तो वरुण देव मतलब वरुण देव किनके है? वो पानी यानी आपकी जल वाले देवता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, वरुण जो रहेगा किससे किससे रिलेटेड है? आपका नौसेना से यानी नेवी से रिलेटेड है। तो कुछ एक ऐसी चीज है जिससे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगेन डीआरडीओ का एक न्यूज है, इन्होंने एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाने का स्कीम है इनका, है ना, जिसको बोला गया सिंगल क्रिस्टल ब्लेड। होता क्या चीज है कि ये डिफेंस मिशन के लिए है ना, ऐसा तो नहीं कि यहां से निकले फिर कहीं चले गए अपना आराम कर रहे हैं, आराम, ऐसा तो नहीं रहता। इसमें एक सिंगल क्रिस्टल ब्लेड, ये ऐसा टेक्निक रहता है कि कम समय में क्या कर सके, जल्दी वर्क कर सके, जल्दी ज्यादा तेजी से घूम सके और ज्यादा देर तक एफिशिएंट यानी ज्यादा देर तक पावर रह सके, ठीक है। तो हमारे पास तो अभी ये टेक्निक विकसित हुई नहीं है, मतलब हो रही है, डीआरडीओ ने इसको किया है हाल ही में। बट इसके पहले ऑस्ट्रेलिया, सॉरी अमेरिका हो गया है ना, रशिया है, चाइना, इन लोगों के पास ये टेक्निक ऑलरेडी पहले से मौजूद है, ठीक। तो ये किसने डेवलप करने की, इसने जो सॉरी इसको कौन डेवलप करने वाला है? ये जो है वो डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च है ना डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये ऐसा कुछ दिखने वाला है, ठीक। चलिए, ये प्रख्यात संगीतकार थे, है ना, किसके? शास्त्रीय संगीतकार, जिनका नाम था, क्या नाम था? पंडित राजन मिश्र। याद रखना क्योंकि इस टाइप से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, है ना। इनका हाल ही में देहांत हुआ है, ठीक। कोरोना ने बहुत लोगों को ले डूबा, ठीक है। तो इनका हाल ही में देहांत हुआ है। और ये कौन से घराने से थे? याद रखना बनारस घराना से, ठीक है, बनारस घराने से। क्योंकि कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस घराने से बिलोंग करते थे। किस घराने से? बनारस। क्या नाम था इनका? पंडित राजन मिश्र। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ये है ना, क्या बोलते हैं, यूक्रेन के चेरनोबिल में एक घटना हुआ था, दुर्घटना हुई थी, जिसको बोला गया था, ठीक है, डिजास्टर, परमाणु या नाभिकीय दुर्घटना। और ये जो दुर्घटना थी कब घटित हुई थी? ये हुई थी 26 अप्रैल 1986, जिसमें लगभग 31 लोग मर गए थे। लेकिन देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितने लोग वहां पे मरे थे या फिर कितने लोगों की वहां पे मृत्यु हुई थी। ये है कि उस घटना के होने के बाद वहां पे अभी भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलता है। जैसे जापान में भी बहुत सारी घटनाएं हुई थी, तो ये जो घटनाएं होती है ना, मानव सभ्यता के लिए कहीं ना कहीं क्या होती है? नुकसानदायक होती है। तो ये बहुत ही एक भयंकर दुर्घटना थी। कहाँ पे हुई थी ये? चेरनोबिल यानी यूक्रेन में, ठीक है। रशिया का पहले पार्ट था वो, अभी फिलहाल अलग है वो। तो वहां पर हुआ था कब? 1986, ठीक। नेक्स्ट जो है तेजस, जो हमारा लाइट हेलीकॉप्टर है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? लाइट एयरक्राफ्ट है, सॉरी, इसमें क्या किया गया है? हाल ही में 5th जनरेशन पाइथन 5, ठीक। अब ये पाइथन 5 क्या है? देखो बहुत सारे मिसाइल होते हैं ना, एक जैसे हो गया सरफेस टू एयर। सरफेस मतलब ये नीचे से, जमीन से हवा में वार करेगा, है ना। आपने पुराने जो आता था ना धारावाहिक रामायण वगैरह, उसमें देखा होगा, मस्त नीचे से ऐसे बाण मार रहा, वो हो गया। कई लोग हवा में मस्त ऊपर चढ़ जाते थे, हवा में दे रहे हैं मस्त, ठीक है। तो ये क्या होता है? एयर टू एयर, मतलब यहाँ पे अगर कोई दुश्मन है ना, अपना किसके साथ है? अपने हेलीकॉप्टर के साथ है, बढ़िया सा। और आपको एयर से ही, आपको एयर में ही उड़ाना है, नीचे से नहीं उड़ा, आप क्या करेंगे? एयर से एयर में ही उड़ाएंगे, ठीक है। ये इस टाइप की मिसाल है, बहुत सारी मिसाल है, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, एयर टू एयर, सरफेस टू सरफेस, ठीक है, एयर टू वाटर, ऐसा बहुत सारा। तो ये कौन सा है आपका? पाइथन 5 जो है वो एयर टू एयर मिसाइल है। और किसमें इसको डाला जाएगा? याद रखना तेजस में, ठीक है। अपना अपना भारत का पहला जो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट किसमें? तेजस में, ठीक। चलिए नेक्स्ट है, अभी देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है
शायद किसी एग्जाम में भी पूछा जाए, क्योंकि अभी वैक्सीनेशन का बहुत ज्यादा है ना न्यूज चल रहा है आपका। तो विश्व टीकाकरण जो सप्ताह है वो हर वर्ष मनाया जाता है। कब से कब? 24 से 30 अप्रैल, 24 टू 30 अप्रैल, याद रखना ये हर वर्ष का है। कोविड नहीं था तब से और कोविड है तब से, जब भी, ठीक है। तो स्पेशली मैं इसलिए, क्योंकि अभी क्या रहा है, अभी कोविड 19 का जो वैक्सीनेशन का जो दौर अभी चल रहा है, तो हो सकता है किसी न्यूज में पूछ दे, है ना। हमने जो मनाया था वो अलग था। वो कब था याद रखना, 11 टू 14 अप्रैल। ये मैंने करंट अफेयर्स में कराया था, याद रखिए, ठीक है। हमने मनाया था, है ना, कौन सा, टीका उत्सव करके पीएम मोदी ने जो लॉन्च किया था, उसके तहत किनके किनके जन्म उत्सव के आधार पर था। ये था आपका ज्योतिराव फुले और ये डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर। तो ये आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो याद रखना ये था 24 से 30 जो विश्व टीकाकरण सप्ताह, यानी ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है। और आज का जो लास्ट न्यूज है वो रहने वाला है ना। आपने सुना होगा अपोलो मिशन के बारे में, नील आर्मस्ट्रांग एंड ऑल। तो उन लोग को जो लेके गया था जो व्यक्ति, है ना, ये जो बंदा था, ठीक है, इनका नाम था, क्या नाम था, माइकल कॉलिंग। ओके, माइकल कॉलिंग, इनको गॉड से कॉलिंग आ गया, ठीक है भाई, अब आप आइए करके। तो 90 वर्ष की उम्र में क्या हुआ, इनका देहांत हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज हो सकता है, इसको प्लीज आप याद रखना। क्योंकि देखो ये किससे रिलेटेड है, आपका अपोलो मिशन जो था ना, उन दोनों को क्या किए थे, ये वो लेके गए थे, ठीक है। वो पायलट थे, वो कौन, माइकल कॉलिंग। उनका हाल ही में क्या हुआ है, देहांत हुआ है। तो ये था आज का करंट अफेयर। आप चाहे तो हमको टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, अद्वैत एजुकेशन ऑफिशियल, जीएस विद तरुण सर, ये दोनों आपका चैनल का नाम है। आप इन दोनों, है ना, चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रोज आपको डेली क्विजेस और जितने भी इंफॉर्मेशन है जो भी आप मिस करते हैं, तो वो सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है। आप चाहो तो मेरे को इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो, तरुण रंजन के नाम से, फेसबुक, इंस्टा जीएस विद तरुण सर, ठीक है। वहां पर भी आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर करिए। देखो शेयर करोगे तो उससे ये होगा कि उनको भी ये चीज का फायदा मिल सकता है। उनको भी बोलिए कि अगर ये पसंद आया तो जरूर शेयर करिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।